हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। आज हम करते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के कंपनी लॉ का। स्टार्टिंग से करते हैं हम। कंपनी लॉ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर बच्चों की काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो रिक्वेस्ट बेस पे मैंने सोचा कि मैं इस चैप्टर्स है उसकी वीडियो बना के दूं। तो आज हम करते हैं कंपनी लॉ, बिल्कुल बेसिक, और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं मेंबरशिप इन ए कंपनी। सबसे बेसिक चीज़ें यही होती हैं कंपनी के अंदर। कंपनी लॉ क्या है कि कोई भी कंपनीज है उसके अंदर उस क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं, उनमें लीगली कितना इंटरफेरेंस होता है, क्या क्या उसके प्रति एक्ट बने हुए हैं। जो रिसेंटली अपना एक्ट चल रहा है वो कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है। ठीक है, पहले जो थे वो 1986 के अकॉर्डिंग था, अब 2013 के अकॉर्डिंग है। वो सारे एक्ट हैं वो इसमें लाए गए हैं, कुछ एक अमेंडमेंट किए गए हैं एंड कुछ एक हैं वो पुराने ही हैं। मेंबरशिप इन द कंपनी से बेसिक टॉपिक हम आज करते हैं। मेंबरशिप इन कंपनी, कंपनी के अंदर जो मेंबर होते हैं वो कैसे उनकी मेंबरशिप होती है, कौन होते हैं, कैसे वो मेंबर बनते हैं, क्या क्या मतलब शेयर होल्डर सुना एक हमने नाम की शेयर होल्डर होते हैं, क्या शेयर होल्डर ही मेंबर होते हैं या मेंबर कोई अलग होते हैं, क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, उन सब के बारे में इसमें हम चर्चा करें। इसको आप अपनी बुक लेके भी स्टार्ट पढ़ सकते हैं, साथ के साथ अपनी बुक के हिसाब से बिल्कुल आपको वैसे ही लगेगा जैसे कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो। उसी तरीके से मैंने इसको सेटअप किया है ताकि आपको बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे पूरा टॉपिक इसमें आपका कवर हो गया हो। तो स्टार्ट करते हैं। मेंबर्स क्या है? The signatory to the memorandum of association of a company are deemed to have accepted to become the member of the company, and it is deemed that their name listed as member in the company is register of members। क्या कहता है कि मेंबर बनने के लिए कंपनी का अपने को क्या करना चाहिए। एक मेंबर कौन सा? एक पर्सन होता है जिसने कंपनी के शेयर लिए हो, ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं, अगर जिसकी शेयर कैपिटल हो। क्योंकि दो तरीके की कंपनी होती है, एक शेयर कैपिटल वाली होती है, एक विदाउट शेयर कैपिटल होती है। तो शेयर कैपिटल में तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसने शेयर परचेज कर लिए हैं तो वो पर्सन एक मेंबर है, ठीक है। बट जिस कंपनी में शेयर कैपिटल जो नहीं यूज करती तो उस कंपनी में फिर मेंबर है वो किस तरीके से होगा? तो इसमें क्या है कि सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके ऊपर सिग्नेचर कर दे वो पर्सन, ठीक है। यानी कि एक रिटर्न में दे दे कि हाँ मैं इस कंपनी का मेंबर बनने के लिए विलिंग हूँ, उसके ऊपर सिग्नेचर कर दे अपने मेमोरेंडम के ऊपर कि मैं इसके मेंबरशिप लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो उसमें क्या है, कंपनी इसको एक्सेप्ट कर ले तो वो पर्सन क्या है कंपनी का मेंबर बन जाएगा। या क्या है ना, कंपनी के अंदर एक रजिस्टर होता है, मेंबर ऑफ रजिस्टर कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर कहते हैं, जो कि कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा उसको प्रिपेयर किया होता है। तो उसके अंदर उसका पर्सन का नाम है वो लिस्टेड हो जाए, ठीक है। उसमें जब तक नाम ना लेके कहीं ना कहीं वो मेंबर नहीं होता तो उसके अंदर उसका नाम डाल दिया जाए तो वो क्या होगा, कंपनी का मेंबर हो गया। यानी कि वो सिग्नेचर कर दे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, और क्या करे कि कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम है वो डाल दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, वो पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाता है, ठीक है। यानी कि सब्सक्रिप्शन ले ले, इसके लिए रिटर्न में दे दे कि ठीक है मैं इसका मेंबर बनना चाहता हूँ। किस किस को कंपनी अपने क्या है मेंबरशिप देती है कि जो पर्सन क्या है जिसको कंपनी शेयर अलॉट कर दिए हो तो वो क्या मेंबर बन जाएगा, क्योंकि शेयर अलॉट किए हैं तो उसका नाम रजिस्टर में डाला जाएगा किस पर्सन को शेयर इशू किए हैं हमने, ठीक है। कई बार क्या होता है कंपनी द ट्रांसफर ऑफ शेयर हु नेम्ड has been entered in the company register of member, ऑब्वियसली कि अगर किसी ने कोई ट्रांसफर किया और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में डाल दिया जाए तो वो उसका मेंबर बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। मेमोरेंडम के ऊपर साइन कर दे तो उससे बन जाता है, ठीक है। यानी कि वो नोटिस में आ जाए उस हिसाब से क्या है वो मेंबर बन जाता है। अब हमने कहा था कि शेयर परचेज कर ले तो वो कंपनी का कहीं ना कहीं मेंबर बन जाता है शेयर कैपिटल में। तो क्या मेंबर और शेयर हैं वो दोनों सेम है या अलग अलग हैं? तो डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर, ये हम करते हैं कि शेयर होल्डर और मेंबर्स हैं वो दोनों सेम होती हैं, अलग अलग होते हैं। तो शेयर होल्डर क्या है कि शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर एक वो पर्सन होता है जो शेयर परचेज करता है, शेयर को होल्ड करता है। तो वो क्या होगा कि शेयर्स का ओनर होता है कहीं ना कहीं वो पर्सन होता है। और मेंबर कौन होता है? मेंबर वो होता है जिसका नाम लिस्टेड हो, ठीक है। कंपनी के जो रजिस्ट्रार है, कंपनी के रजिस्टर में और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर उसका नाम लिस्टेड हो तो वो पर्सन क्या होता है, मेंबर होता है। तो बात ये आती है कि शेयर होल्डर का नाम भी होता है, दोनों एक ही है क्या? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या होता है कि मेंबर है वो हो सकता है वो शेयर होल्डर हो या ना हो, और शेयर होल्डर है वो मेंबर हो भी सकता है और मेंबर नहीं भी हो सकता है।
दोनों बातें हैं कि मेंबर है वो शेयर होल्डर हो सकता है और नहीं हो सकता है, और जो शेयर होल्डर है वो मेंबर हो सकता है और शेयर मेंबर नहीं भी हो सकता है। दोनों बातें किस किस केसेस के अंदर दोनों बातें हैं लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला क्या है कि कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, यानी कि जो कंपनी शेयर कैपिटल यूज नहीं करती उस केस में क्या होगा, क्योंकि जब शेयर कैपिटल यूज ही नहीं करती दैट मीन्स क्या, उसने शेयर परचेज ही नहीं किए, तो शेयर नहीं है उसने, तो उस केस में क्या होगा, तो शेयर होल्डर तो नहीं हुआ ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वो मेंबर होगा। मेंबर कैसे होगा कि वो जैसे कि कंपनी शेयर अगर अपने शेयर तो है ही नहीं, तो वो वहाँ पे कैसे मेंबर होगा कि वो उसका नाम है वो कंपनी के रजिस्टर में एंटर कर दिया जाए। शेयर होल्डर तो होगा नहीं, तो उसका नाम रजिस्टर में डालते रहो, वो पर्सन रिटर्न में दे दे कि हाँ मैं इस कंपनी का मेंबर बनने के लिए विलिंग हूँ, तो वहाँ पे वो क्या है, कंपनी का मेंबर बन जाता है। नेक्स्ट आता है शेयर वारंट होल्डर। शेयर वारंट होल्डर क्या होता है, शेयर वारंट एक मेंबर है, ठीक है, वो मेंबर नहीं होता, वैसे सॉरी, शेयर होल्डर होता है जो वो मेंबर नहीं होता, शेयर होल्डर होता है बट मेंबर नहीं होता, क्योंकि उसका नाम उस टाइम तक कंपनी के रजिस्टर में नहीं होता। वो आफ्टर मतलब वो जो शेयर वारंट इश्यू करने के बाद उसका नाम वो डिटेक्ट कर दिया जाता है, वो आने वाले टाइम में उसको ऐड किया जाएगा, तो तब तक के लिए वो मेंबर है और शेयर होल्डर नहीं है। ये डिफरेंस है कि वो जो उस टाइम के लिए क्या है, शेयर होल्डर नहीं है, वहां पे वो क्या है, मेंबर है कंपनी का। नेक्स्ट क्या है, डेथ ऑफ मेंबर। अब मेंबर की डेथ ही हो जाए, जो कंपनी का शेयर होल्डर था, मेंबर था, कुछ भी लगा लो, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर उसकी डेथ हो गई है तो हर एक का अपने नॉमिनी तो होता ही है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है एक, कि ये पर्सन है कि अगर इसके शेयर हैं, इसके बाद इसका जो लीगल है इसको कौन इसको हायर करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे कोई और प्रॉपर्टी होती है एक पर्सन की, उसी तरीके से शेयर भी उसकी प्रॉपर्टी में आते हैं, तो उसका एक जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो वो पर्सन क्या होगा कि वो रिमेन मेंबर ऑफ ए कंपनी बट नॉट अ मोर ए शेयर होल्डर, ठीक है, तो वो जो क्या होगा कि इसको शेयर होल्डर बनने के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम द शेयर होल्डर एंड डज नॉट बिकम ए मेंबर, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या होगा, ये पर्सन था उसने शेयर परचेज कर रखे थे, उस टाइम उसका नाम भी कंपनी के रजिस्टर में एंटर था, तो वो पर्सन क्या था, मेंबर भी था और शेयर होल्डर भी था, बट क्या हुआ कि वो पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके शेयर्स को उसकी प्रॉपर्टी की जैसे बाकी मिलती है वैसे उसके शेयर भी उसको मिल जाते हैं, तो उस केस में वो शेयर होल्डर तो हो गया बट मेंबर नहीं हुआ ना, तो जब तक अगर वो पर्सन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जब तक उसका नाम आप रजिस्टर में कंपनी के रजिस्टर में नहीं डल जाएगा तब तक वो मेंबर नहीं होगा, शेयर होल्डर होगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है कि वो तब तक जब तक नाम रजिस्टर में ना डल जाए तब तक वो शेयर होल्डर रहेगा, मेंबर नहीं। अगर वो चाहता है तो वो अपना नाम रजिस्टर में डलवा के उसका मेंबर भी बन सकता है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। इंसॉल्वेंट हो जाए कोई पर्सन था, ठीक है, शेयर होल्डर है, इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसके जो शेयर है वो किसी मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर उसके द्वारा हैंडल की जा रहे हो, तो उस केस में वो बिकम द होल्डर ऑफ द शेयर बट सो लॉन्ग एज हिज नेम इज नॉट एंटर्ड इन द कंपनी। सेम वही बात इसके अंदर है कि एक पर्सन था वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में जो उसका जो ऑफिशियल लिक्विडेटर था उसने शेयर्स को होल्ड कर लिया कि ठीक है इसके बिहाफ पे मैं शेयर को होल्ड करता हूँ, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि वो पर्सन है वो मेंबर बन गया, शेयर होल्डर बन गया, बट उसका नाम जब तक रजिस्टर में नहीं डाला जाएगा वो मेंबर कंपनी का नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे शेयर होल्डर होगा बट मेंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर। एक कंपनी के पर्सन है वो शेयर्स को आप परचेज करते हैं तो उनके पास ये राइट होता है कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, तो अपने शेयर को वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन के पास। तो वहाँ पे क्या होगा कि उन्होंने जब ट्रांसफर किया होल्डर शेयर बट इट इज़ नॉट बिकम मेंबर, क्योंकि शेयर ट्रांसफर किए हैं उस पर्सन को, उसने शेयर तो ले लिए हैं बट वो मेंबर नहीं होगा, क्योंकि जब तक कि वो पर्सन जिसने शेयर ट्रांसफर किए हैं और जिस पर्सन ने शेयर्स को लिया है तो वो अपना नाम जिसने ट्रांसफर किया वो कंपनी को नोटिफाई करेगा कि भाई मैंने इसको शेयर ट्रांसफर कर दिया तो मेरी जगह इसका नाम नोटिस कर रजिस्टर में डाल दिया जाए। तो जब तक कि वो नाम उसका नहीं डलता तब तक वो शेयर होल्डर होता है, मेंबर नहीं होता। तो ये इसके क्या है मेन डिफरेंस है, लिटिल बिट है कि कंपनी का जो मेनली कंपनी का मेंबर है वो कंपनी की जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसमें नाम एंटर करने के बाद वो कंपनी का मेंबर है वो बन जाता है, ठीक है, और कई बार शेयर होल्ड करता है तो वहाँ पे क्या होगा वो शेयर होल्डर कहलाएगा। तो ये हमारे इसमें क्या है डिफरेंसेस हैं कि जिस तो कंपनी शेयर कैपिटल यूज़ नहीं करती तो उसका कंपनी के जो पर्सन मेंबर होंगे उसका रजिस्टर में नाम नोट किया जाएगा। शेयर वारंट होल्डर है तो वो भी मेंबर नहीं होगा क्योंकि उसका नाम रजिस्टर में नहीं होगा। किसी की डेथ हो जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो जब तक ना चाहे वो क्या होगा उसका
जो मेंबर वो नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक उसका नाम नहीं डलेगा तब तक वो मेंबर नहीं बनेगा। बट शेयर होल्डर तो हो ही जाता है ना, क्योंकि उसके शेयर्स को वही होल्ड करता है। सेम इंसॉल्वेंसी में होता है और ट्रांसफर में होता है। ये था अपना कि मेंबर डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट अपना है हु मे बी ए मेंबर्स, कौन मेंबर बन सकता है। कि ऐसा कोई भी पर्सन जाएगा मेरे को कंपनी का मेंबर बनना है, तो क्या कोई भी बन सकता है। तो उसके लिए हम कुछ चीजें करेंगे कि उसमें वैसे बेसिकली कोई ज्यादा कंडीशंस नहीं है, बट कुछ एक तो होती है। ठीक है, तो कौन पर्सन मेंबर बन सकता है कंपनी का। कोई पर्सन है वो शेयर परचेज करना चाहता है, ठीक है, तो उसके कंपनी एक्ट में मतलब प्रॉपरली ऐसे बात कहीं कंपनी एक्ट के अंदर दे रखा है कि ऐसे ऐसे हमारा होना चाहिए, ऐसे ये रूल्स होना चाहिए कि मेंबर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। साइलेंट फीचर है, यानी कि जो नॉर्मल चीजें हैं, कहीं ना कहीं कॉमन सेंस की बातें हैं कि वो पर्सन नहीं बन सकता। तो सबसे पहला क्या है कि इंडिविजुअल में क्या आता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, कंपनी की जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से शेयर को परचेज करके कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो बन सकता है मेंबर कंपनी का। बट क्या होगा ना, इंडिविजुअल है वो अडल्ट होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, वो अडल्ट पर्सन होना चाहिए। साउंड माइंड, यानी कि प्रॉपर कॉमन सेंस चीजें हैं कि अगर किसी पर्सन का माइंड सेटअप नहीं है, कोई बच्चा है, उसको थोड़ा ना हम मेंबर बना लें कंपनी में। तो साउंड माइंड का होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंड करता हो प्रोविजंस को एक्ट के हिसाब से, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो इस तरह का कोई भी पर्सन हो साउंड माइंड, ठीक है, या उसके ऊपर कोई भी कोर्ट का इस तरह का ना हो कि कोई कोर्ट केस चल रहा हो या कोई फ्रॉड का उसके ऊपर केस चल रहा हो, इस तरह की चीजें मतलब ना हो। साइलेंट फीचर होते हैं। अदरवाइज कोई भी इंडिविजुअल है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या मेंबर बन सकती है कंपनी की। पार्टनरशिप फर्म है वो कई पार्टनर्स का मिलके क्या है उसमें मेंबर बने होते हैं। तो वहां पे क्या है, पार्टनरशिप फर्म कैन नाइदर बाय द शेयर ऑफ ए कंपनी नोर बिकम ए मेंबर। जो पार्टनरशिप फर्म है वो ना ही तो कंपनी का मेंबर बन सकते हैं और ना ही वो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट। क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर्स के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब कंपनी है, कंपनी क्या होती है कि अलग लीगली रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, कंपनी का अलग चीज है, ठीक है, और एक सेपरेट एंटिटी है कंपनी की, किसकी सील काम करती है, स्टैम्प काम करता है। बट पार्टनरशिप फर्म क्या है, पार्टनर के नाम से जानी जाएगी। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म है वो अलग अलग नहीं है। तो जो क्योंकि उसमें अलग अलग नहीं है तो कई पार्टनर मिलके परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि वो जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म नहीं कोई भी शेयर मेंबर बन सकती है और शेयर परचेज कर सकती है। हाँ, पार्टनर्स हैं वो मिलके एक जॉइंट होल्डर की तरह शेयर परचेज है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली जो हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली है वो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। उसका जो मेंबर होगा वो जो हेड ऑफ द फैमिली जिसको हम कर्ता कहते हैं वो उसका क्या है, कंपनी का मेंबर होगा, क्योंकि वो अपनी जो भी हेड होता है वो फैमिली का, तो वो ही एज ए मेंबर और शेयर होल्डर ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन और एक कंपनी। क्या कॉरपोरेशन और कोई कंपनी है वो परचेज कर सकती है। तो एक कंपनी है वो बिल्कुल परचेज कर सकती है शेयर, क्योंकि कंपनी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। बट क्या होगा ना, ये तब भी कर सकती है अगर, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, बट अगर उस कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अथोराइज करता हो, जो शेयर पर सेल करने वाली है और परचेज करने वाली है उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको अथोराइज करता हो, तभी वो ऐसा कर सकती है। अगर उनके आर्टिकल में ऐसा अथॉरिटी अथोराइज नहीं है तब कोई भी कंपनी है वो शेयर को परचेज नहीं कर सकती। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड सोसाइटी। जो सोसाइटीज होती हैं अलग अलग जो रजिस्टर्ड होती हैं, तो वो क्या है वो बिल्कुल बाय कर सकती हैं, उनका अपना नेम है उसके हिसाब से, ठीक है। बट ये भी सेम ही बात है कि अगर कंपनी के आर्टिकल एसोसिएशन में और मेमोरेंडम दोनों ही इस चीज़ को अलाउ करते हो कि कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो वो हमसे शेयर परचेज कर सकती है, तो ही कर पाएगी अगर कंपनी का जो आर्टिकल और मेमोरेंडम उसको परमिशन देता हो। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पर्सन है, ठीक है। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस केस में तो उसको इंसॉल्वेंट ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो और तो वो उसे शेयर परचेज करना चाहे तो नॉर्मल सी बात है वो परचेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है। तो उसके ऊपर वो अपने शेयर्स की जो वैल्यू है वो भी नहीं दे पाएगा ना ही वो कॉल टाइम पे दे पाएगा, तो उसमें नहीं परचेज कर पाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि पर्सन ने शेयर परचेज किए बट वो बाद में इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस के अंदर क्या होगा
कि उसका सेम एक ऑफिशियल रिसीवर होता है, एक पर्सन जो उसके शेयर्स को बाद में उसके पास राइट होता है, कहीं ना कहीं उसने राइट दिया होता है कि अगर इंसॉल्वेंट हो भी जाए तो एक ऑफिशियल रिसीवर होगा जो उसके शेयर्स को रिसीव करेगा। तो अगर कंपनी का आर्टिकल ऑथराइज करता है तो उस पर्सन को, इंसॉल्वेंट पर्सन को, ऑफिशियल रिसीवर के बिहाफ पे कंटिन्यू मेंबर रख सकती है अगर कंपनी का, सेम ही बात है, आर्टिकल ऑफ सेशन और मेमोरेंडम अलाउ करते हो। क्योंकि एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम बार बार आर्टिकल मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं। कंपनी की जो बिल्कुल ये बैकबोन की तरह होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल। इसमें एक एक चीज डिस्क्राइब की होती है कंपनी की। आर्टिकल और मेमोरेंडम के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो चीजें हैं वो ही काम कंपनी कर सकती है और वही काम कंपनी करेगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आर्टिकल ऑथराइज करता हो, मेमोरेंडम में हो, अगर आर्टिकल परमिट करता है तो वो कंटिन्यू मेंबर रख सकते हैं। अगर कंपनी का आर्टिकल परमिशन नहीं देता तो वो कंटिन्यू मेंबर नहीं हो सकता। मैरिड वुमन, नेक्स्ट हमारा मैरिड वुमन, बिल्कुल मैरिड वुमन जैसे बाकी पर्सन लेते हैं उससे मैरिड वुमन भी इजीली शेयर परचेज कर सकती है कंपनी के। अब फॉरेनर, नेक्स्ट हमारा फॉरेनर है। इसके अंदर क्या, फॉरेनर या फिर कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है, एनआरआई है, तो वो क्या शेयर परचेज कर सकते हैं, इंडियन कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। बट क्या होगा, ये तो जर्नल या स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, आरबीआई से। क्योंकि जो फॉरेनर के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमारी आरबीआई देखता है। तो उस केस में क्या होगा ना कि वो हमारी जो स्पेशल परमिशन है या फिर जर्नली कोई भी है वो आरबीआई से लेगा। अगर ठीक है आरबीआई परमिट कर देती है वो परचेज कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है ना कि जिस कंट्री, जैसे कोई भी कंट्री है उसके साथ हमारे जो सिचुएशन है, कोई इवेंट ऑफ वार हो उस कंट्री के साथ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि पहले उन्होंने शेयर परचेज कर रखे इंडियन कंपनी के अंदर, लेकिन बाद में सिचुएशन ऐसी अराइज होगी कि आपस में दोनों कंपनी, दोनों कंट्रीज के बीच में मतभेद हो गए हैं आपस में, ठीक है, कंडीशन है वो वार की चल रही है। तो उस केस के अंदर जो फॉरेनर्स होंगे उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा कंपनी का, ठीक है, वो क्या है, सस्पेंड कर दिया जाएगा उस टाइम के लिए, ठीक है। उनके पास फिर कोई वोटिंग राइट और मीटिंग अटेंड करने के राइट्स हैं वो उस टाइम में नहीं रहेंगे। अदरवाइज क्या, आरबीआई से परमिशन लेके एक फॉरेनर है वो मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट है माइनर। माइनर होते हैं, माइनर जो मेनली जो बिलो 18 ईयर हमारे लीगल में हमारे उसमें यही है कि जो माइनर है वो बिलो 18 ईयर को हम माइनर कंसीडर करते हैं, दैन वो क्या है, मेजर हो जाता है। बट उसमें क्या होगा कि जो माइनर पर्सन है वो मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि वो भी बच्चा है तो उसको वो मेंबर नहीं बन सकता। हाँ ये है कि उस माइनर के को कोई भी गार्जियन है ना, वो उस माइनर के बिहाफ पे शेयर परचेज कर सकता है। उसका गार्जियन है वो परचेज करेगा। जब तक वो बच्चा है, वो माइनर है, तब तक उसका गार्जियन सारी चीज़ों को जो भी है कंपनीज के काम है वो करेगा। और मेजर होने के बाद क्या, वो अपने काम है वो समझ, जब तक मेजर ना हो तो उसका गार्जियन उसके बिहाफ पे काम कर सकता है। बट माइनर है वो खुद एक मेंबर और शेयर होल्डर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जॉइंट होल्डर। जॉइंट होल्डर के अंदर क्या है, द शेयर ऑफ ए कंपनी में भी जॉइंटली ब्रॉट और टू और मोर, बिल्कुल जब शेयर होल्डर है कंपनी के शेयर है वो एक पर्सन नहीं, दो या उससे ज़्यादा पर्सन भी मिलके कर सकते हैं, शेयर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो पब्लिक कंपनी होगी उसके अंदर क्या होगा, जो ईच जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर शैल बी डीम्ड टू बी ए मेंबर। जो पब्लिक कंपनी के अंदर अगर 2 या 3 पर्सन, 4 पर्सन, जितने भी पर्सन मिलके शेयर परचेज करते हैं तो हर एक पर्सन क्या होगा, मेंबर होगा। बट अगर प्राइवेट कंपनी से शेयर परचेज करते हैं तो जितने भी जॉइंट पर्सन काम कर रहे हैं उनमें से एक पर्सन को ऑनर मानना, मेंबर माना जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे सर्टिफिकेट क्या होगा कि जिस पर्सन का नाम सबसे पहले रजिस्टर के अंदर एंटर हुआ है उसी के पास नोटिस जाएगा, ठीक है, वो पर्सन है वो मीटिंग अटेंड करेगा। बट ये जो जितने भी शेयर होल्डर हैं, जॉइंट होल्डर हैं, उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग हो कि वो टर्न वाइज मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, देन नो प्रॉब्लम, वो कर सकते हैं। मतलब प्राइवेट कंपनी केस में या फिर उस केस में क्या होगा कि मेनली एक पर्सन है वो एक टाइम में आता है, जॉइंट होल्डर है, वो सबने मिल के लिया है, पर वो क्या एक तरीके से एक ही काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है फिक्सेशन पर्सन। ये पर्सन वो है, मतलब जो अगर इसको प्रॉपर हिंदी में कहे तो कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है। मतलब ये क्या है ना, बस ये रियलिटी में है नहीं, किसी का नाम लेके अगर कोई पर्सन है उसने शेयर परचेज कर लिए फिक्सेशन के नाम से और कंपनी को पता नहीं चला कि ये पर्सन एक्चुअली में है ही नहीं, किसी मतलब ऐसे किसी के नाम से परचेज कर लिए हैं, तो कंपनी ने मतलब इस चीज़ को बिना, कंपनी को पता नहीं था और कंपनी ने उसको क्या शेयर अलॉट कर दिए। तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी को पता नहीं था इसलिए उसने अलॉट कर दिया। तो जिस पर्सन ने
जैसे कि मैंने अगर किसी और के नाम से, ऐसे किसी नाम से शेयर परचेज कर लिए और कंपनी को पता नहीं चला कि ये पर्सन एक्चुअली में है ही नहीं और उसने शेयर है वो अलॉट कर दिए, तो उस केस में फिर मैं लाइबल हूँ उन सब चीज़ों के लिए। फिर मैं डिनाई नहीं कर सकती कि नहीं मैं तो मेंबर हूँ ही नहीं, फिर उसकी सब चीज़ों के लिए फिर क्या होगा, मैं लाइबल हो जाऊंगी। इसलिए क्या है कि सारी ऑब्लिगेशन है उस पर्सन की होंगी जिसने फिक्सेशन के पर्पस से नाम से शेयर परचेज किए थे। नेक्स्ट है मॉर्गेज ऑफ शेयर। मॉर्गेज ऑफ शेयर क्या है कि कोई भी पर्सन है वो हु हैज़ गिवन ए लोन अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ शेयर बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। मे बी एक्सेप्टेड द मेंबर एक्सेप्ट कर जा सकता है, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन के बेस पे जो भी कंपनी के जो रीपेमेंट ऑफ लोन्स की जो कुछ एक कंडीशन होती है उसके बेस पे बिल्कुल इसके अंदर क्या है, इस मॉर्गेज ऑफ शेयर्स का मेंबर हो सकता है। किसी ने अगर शेयर्स के अगेंस्ट लोन ले रखा हो, उसको मॉर्गेज के रूप में रखा हो, उसकी मेंबरशिप कोई लेना चाहता हो तो वो ले सकता है, कुछ एक टर्म एंड कंडीशन होती है इसके हिसाब से। नेक्स्ट है प्लेसिंग ऑफ शेयर। प्लेसिंग ऑफ शेयर्स के अंदर क्या होता है कि इफ ए कंपनी हैज गिवन इट शेयर टू द पर्सन, यानी कि प्लेस करना शेयर को, ठीक है। कि एक पर्सन है उसने इस पर्पस से शेयर लिए हैं कि उसने आगे फर्दर सेल करने हैं, ठीक है। वो मतलब खुद उसका नहीं वो माना चाहता, उसने शेयर लिए कि मैं आगे फर्दर इसको क्या है यहाँ से उसने कंपनी से लिए और उसने फर्दर आगे सेल करने के लिए लिए, ठीक है। तो वो पर्सन क्या होगा कि वो पर्सन क्या वहाँ पे होल्डर तो हो जाएगा, उसने अपने शेयर ले लिए, वो शेयर होल्डर हो जाएगा। बट क्या होगा यहाँ पे कि दैट एनी पर्सन हु होल्ड द शेयर ऑफ कंपनी विद द सोल पर्पस फॉर सेलिंग और शेयर नॉट डीम्ड टू बी, क्योंकि देखो उसने शेयर लिए अपने से, बट उसने बताया कि मेरा पर्पस है वो आगे फर्दर सेल करना है, मैं इन शेयर्स को अपने पास नहीं रखूंगा। तो उस केस में क्या होगा, वो शेयर होल्डर तो होगा बट वो मेंबर नहीं होगा कंपनी, क्योंकि उसका पर्पस क्या है, आगे सेल करना है। तो उसने आगे सेल करेगा, जो पर्सन सेल आगे उससे परचेज करेगा वो पर्सन क्या है अपना कंपनी में रजिस्टर में नाम नोट करवाएगा, तो वो उसी का वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है वो कंपनी को प्रोवाइड करवाएगा। तो ये थे हमारे कि कौन है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती, पार्टनर्स बन सकते हैं। जॉइंट हिंदू जॉइंट फैमिली है उसका भी करता होगा, हेड ऑफ द फैमिली वही होता है, तो वो इसमें एज ए मेंबर ट्रीट किया जाएगा। कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अगर आर्टिकल और मेमोरेंडम परमिशन देते हैं तो सोसाइटी का भी, इंसॉल्वेंट का भी आर्टिकल और मेमोरेंडम के हिसाब से होता है कि मेंबर बन सकते हैं। मैरिड वुमेन बिल्कुल बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरनर है उनको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद मेंबर बन सकते हैं। माइनर नहीं बन सकता, उसके बिहाफ पे उसका कोई गार्जियन हो सकता है वो बन सकता है। जॉइंट होल्डर बिल्कुल हो सकते हैं। फिक्सेशन पर्सन है तो वहाँ पे उस केस के अंदर क्या होगा कि जिस पर्सन ने उसका लिया है वो ही पर्सन उसके सारी चीज़ों के लिए ऑब्लिगेट होगा, वो ही लाइबल होएगा, फिर वही सारे काम करेगा। मॉर्गेज ऑफ शेयर है ये भी अगर कुछ टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल मेंबर बन सकते हैं प्लेसिंग ऑफ शेयर के अंदर। नेक्स्ट है वे ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। अब तक अपनों ने किया कि मेंबर होता क्या है, मेंबर और शेयर होल्डर कौन कौन है और कौन कौन मेंबर बन सकता है, ठीक है। अब बन तो कोई सकता है, अब ठीक है कि मेरा भी दिल कर रहा है मैं जाके मेंबर बन जाऊं, लेकिन इसका कोई ऐसा नहीं है कि मैं जाऊं और जाके कंपनी वालों को बोलूं कि भी मेरे को मेंबर बनना है, वो मेरे को बना देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। कुछ एक इसके भी एक प्रोसीजर है, उसके हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। तो हम मतलब कौन सा वे है कि जिससे हमें मेंबरशिप मिल जाए, वे ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, कौन सा वे है जिसके थ्रू अपने को मेंबरशिप मिल जाए। तो हमारा क्या है, बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। इसके अंदर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम जो उसने मेमोरेंडम के ऊपर सिग्नेचर कर दिए हो, उसको सब्सक्राइब कर लिया हो, तो उसके बाद क्या है कि वो पर्सन का जो वो एग्री हो जाए कि हाँ ठीक है मैं कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, यानी उसने सिग्नेचर कर दिए, इट मीन्स उसने रिटर्न में दे दिया कि मैं कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि वो उसका नाम है वो रजिस्टर में एंटर कर दिया जाएगा और वो पर्सन क्या है कंपनी का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक्ट बोला था, सेक्शन बोला था 2 एंड सेक्शन 55। तो इसके अंदर क्या होगा ना कि कंपनी के अंदर जो सेक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप मतलब आपको याद होता है तो दी बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद होते, नहीं लर्न होते सेक्शन तो रोंग नहीं लिखने, क्योंकि इसके सेक्शन है वो खुद डिफाइन करते हैं। अगर अपने नॉर्मल लिख देंगे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सेक्शन 55 क्या कहता है, तो वो इस चीज़ के ऊपर अपने आप आ जाएगा कि मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने की बात की गई है। तो अगर आपको एग्जैक्ट याद हो ना सेक्शन तभी ही लिखना, अगर एग्जैक्टली सेक्शन याद नहीं है तो उसको इग्नोर करें, उसको फिर ना लिखें, अदरवाइज क्या है वो रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है अपना बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यही भी सेक्शन 2 और सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। इसके अंदर क्या कह रहा है
कि सब्सक्राइब उन्होंने कर लिया, मेमोरेंडम के ऊपर साइन कर दिए कि ठीक है मैं करता हूँ, और उसमें क्या होगा कि एवरी अदर पर्सन हु एग्रीड टू इन रिटर्न बिकम, उसने रिटर्न में दे दिया कि मैं कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, और उसने कंपनी के उसका नाम रजिस्टर में डाल दिया। तो उसके बाद क्या है ना, दो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हो जाती हैं। एक तो रिटर्न एग्रीमेंट है, या मतलब शेयर कंपनी के शेयर्स को परचेज करेगा, और तब उसका नाम है वो क्या है, कंपनी के रजिस्टर में डलेगा। ठीक है, तो कंपनी का जो उसने रिटर्न में क्या दिया, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, कंपनी को एप्लीकेशन लिखेगा कि मैं इस कंपनी के शेयर को परचेज करना चाहता हूँ। उसके बाद अलॉटमेंट क्या होता है कि कंपनी उसको कितना अलॉट करती है, यानी कंपनी उसको कितने शेयर देती है वापस में। कंपनी के पास है ना बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं, तो उसके बाद कंपनी ने कितने अपनी शेयर कैपिटल है वो उसकी मतलब कितनी उसको परमिट है, पेड अप कैपिटल कितनी टोटल, उसके हिसाब से अपनी शेयर कैपिटल कितनी उसको इंक्रीज करनी है। स्टार्टिंग में कोई कंपनी लेके आ रही है तो उसी के हिसाब से क्या है, जितनी भी एप्लीकेशन आई होती हैं उसी के हिसाब से क्या उनको अलॉट करती हैं। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि एप्लीकेशन इतनी आई, इतनी अलॉट कर दी, इतनी रिटर्न कर दी, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्या है आती है। उसने क्या है, कंपनी को एप्लीकेशन दी और अलॉट शेयर को कंपनी अलॉट कर दिए, तो उसके बाद क्या उसका नाम रजिस्टर में डल जाएगा और वो कंपनी का। नेक्स्ट क्या है, बाई एग्रीइंग टू परचेज क्वालिफिकेशन शेयर, मेनली क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं वो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए होता है, ठीक है, कि वो लोग परचेज करें इसको। तो कोई भी पर्सन है, वेरी पर्सन है साइन एंड फील्ड, उसने साइन कर दिया और मतलब एप्लीकेशन दे दी है, और अंडरटेक टू टेक एंड पे फॉर क्वालिफिकेशन शेयर किसने पे कर दिया है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि वो पर्सन है वो साइन कर दिया उसने उसी पर जिसके मेमोरेंडम के ऊपर, और उसने ये भी कहा है कि ठीक है मैं क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर है वो परचेज ठीक है करूँगा, इसके लिए मैंने मतलब क्वालिफिकेशन शेयर के लिए उसने पे कर दिया, तो उस केस में क्या मेंबर बन जाएगा। बट ये ना जहाँ पे कंपनी की शेयर कैपिटल जो कंपनी नहीं यूज करती वहाँ पे नहीं अप्लाई होता, प्राइवेट कंपनी में नहीं होता, और उस प्राइवेट कंपनी जो मतलब वो पब्लिक कंपनी जो पब्लिक कंपनी बनने से पहले प्राइवेट कंपनी थी, तो उसमें ये चीज़ें हैं वो नहीं अप्लाई होती, ये वाली कंडीशन। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर। सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग कंपनी क्या कहता है, द शेयर ऑफ कंपनी के शेयर है बिल्कुल वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इजीली मूव हो सकते हैं, यानी कि एक पर्सन है वो अपने शेयर्स को किसी दूसरे पर ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, यानी कि मैंने शेयर परचेज कर रखे थे कंपनी के, और मेरे को अभी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर है, तो नॉर्मली हमें पता है कि रिडीम नहीं होते, चलते रहते हैं, बट मेरे को अर्जेंट है वो पैसे की जरूरत पड़ गई, और मैंने सोचा कि ठीक है बाकी प्रॉपर्टी उस तरीके से ये है कि अपने को अर्जेंट जरूरी हो जाए तो अपने कई बार प्रॉपर्टी भी शेयर करनी पड़ जाती है, या कई बार उसके केस लोन भी ले लेते हैं। सेम केस कंपनी के शेयर्स के केस में भी होता है, कई बार लोन भी ले लेते हैं, बट अगर मेरे को पैसे की जरूरत है तो मैं क्या करूँ, दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दूँ और बदले में उससे क्या पैसे ले लूँ, तो ईजिली कर सकते हैं ऐसा। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो ट्रांसफर कर दिया, और ये मेनली आर्टिकल परमिट देता है कि आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं, आर्टिकल ऑफ कंपनी। तो वहाँ पे इसमें क्या होगा कि जिस पर्सन को आपने ट्रांसफर किया है तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि मैंने कंपनी के शेयर हैं वो ट्रांसफर कर दिए हैं किसी पर्सन को, तो उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में डला देगा जिस पर्सन ने मतलब लिए हैं शेयर को। ठीक है, ट्रांसफरी जो होगा तो उसका नाम डल जाएगा, तो वो पर्सन क्या है उसका फिर कंपनी का मेंबर बन जाएगा उसका नाम रजिस्टर में डलते ही। नेक्स्ट है बाई ट्रांसमिशन ऑफ शेयर और सक्सेशन। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब कई बार क्या केस होता है कि कोई डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए मेंबर्स के साथ, तो वहाँ पे उसका जो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उसको क्या होल्ड करता है, बट वो क्या एक शेयर होल्डर तो बन जाएगा, पर वहाँ पे उसके बाद जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना उसके पास ऑप्शन होता है कि भाई ठीक है आपने इसको शेयर्स को कंटिन्यू रखना है, आपने कंपनी का मेंबर बनना है कि नहीं बनना। अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहता है कंपनी का मेंबर बनना तो उसको भी रिटर्न में देना पड़ेगा, नोटिफाई करवाना पड़ेगा कि हाँ मैं इसका मेंबर बनना चाहता हूँ, फिर उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर किया जाएगा और वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। उसके बाद उसकी सारी वो लायबिलिटी हो जाएंगी जो एक मेंबर की होती है, या उससे जो डेथ हो गया, कोई इंसॉल्वेंट पर्सन पहले था जिसका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी थी, वो सारी की सारी जो लायबिलिटीज़ हैं वो उन सब चीज़ों के लिए लायबल हो जाएगा, यानी कि जो इतने भी पेंडिंग कॉल्स हैं और उसके बाद जो डिविडेंड रिसीव करना है वो सारा कर सकता है, उसका मेंबर बन जाता है। नेक्स्ट है बाय होल्डिंग आउट आवर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने मतलब कंटेन दिया अपना नाम कि वो अपना नाम है वो मतलब उस कंपनी का मेंबर बनना चाहता है, उसने रिटर्न में दिया, ठीक है, या फिर क्या होता है कि कई बार रिटर्न में नहीं दिया, उसने ऐसा नहीं भी मैं कंपनी का मेंबर बनना चाहता है या कुछ है, बट क्या है उसके बिहेवियर से नहीं लगा कि वो कंपनी का मेंबर बनना चाहता है। बिहेवियर से कैसे, लाइक वाइज उसने कंपनी की मीटिंग को अटेंड किया हो, ठीक है, या डिविडेंड रिसीव किया हो,
ठीक है। इसके ऊपर वाले केस की हम बात करें कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, तो उसने मतलब ऐसा नहीं किया मेंबर बना सकता, लेकिन उसने डिविडेंड है वो रिसीव किया, उसी के बिहाफ पे मीटिंग रिसीव की, अटेंड की, तो वहाँ पे क्या है कि उसके बिहेवियर से कि हाँ ठीक है ये पर्सन कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि उसने बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया है जैसे एक मेंबर और शेयर होल्डर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो कंपनी का मेंबर है वो उस हिसाब से बन जाएगा, मतलब कंपनी उसको सारी की सारी एक मेंबर की तरह उसकी सारी लाइबिलिटी बन जाएगी। बट क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि अगर मतलब कंपनी का गलती से नाम है उसका डल गया हो कंपनी के रजिस्टर में, कि उस पर्सन को नहीं पता कि मेरा नाम इसमें चल रहा है, मेरा नाम इसमें डाला गया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर उसको पर्सन को नहीं पता था तो वो पर्सन क्या कर सकता है कि ठीक है भाई वो कहे उसको चीज़ वो गलती से अगर वो डला है, ठीक है, तो मेंबर डज नॉट बिकम उसके फिर वो पर्सन कोई लाइबल नहीं होगा, उसको पता ही नहीं है ना, वो पर्सन लाइबल नहीं होगा। ही एग्री रिटर्न टू बिकम है, उसके बाद उसको पता चले कि मेरा तो नाम है वो गलती से डला है रजिस्टर में, तो अगर उसको प्रॉब्लम हो तो वो अपना ठीक है ना डिडक्ट हो जाएगा, कोई लाइबिलिटी नहीं है उसकी। बट वो उसके बाद क्या वो रिटर्न में दे देगी ठीक है मैं मतलब कंपनी का मेंबर बना सकता हूँ, या उसके बाद उसको कंपनी की मीटिंग अटेंड कर ले डिविडेंड के टाइम में भी वो ठीक है उस तरीके से अपनी कोई भी चीज़ उसके बिहेवियर से उसके एक्ट से लगे कि वो कंपनी का मेंबर बनेगा, तो वहाँ पे क्या है कि वो पर्सन क्या कंपनी का मेंबर बन जाएगा, अदरवाइज क्या है वो पर्सन कोई भी लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट है बाय सरेंडरिंग शेयर वारंट। इसके अंदर क्या होगा कि जब कंपनी शेयर वारंट इश्यू करती है, द नेम ऑफ ऑल पर्सन हु हैव बीन इश्यूड सच वारंट आर रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, जिसको भी वारंट दिए जाते हैं तो उसका नाम रजिस्टर से एक टाइम के लिए निकाल दिया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी बट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज आर्टिकल इफ ए पर्सन वॉलंटरली, इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी ने शेयर वारंट इश्यू करे हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा कि उसका नाम वहाँ पे निकल जाएगा। बट कंपनी के आर्टिकल के हिसाब से एक पर्सन है वो वॉलंटरली यानी कि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग एक लीगली एक लॉफुल मैनर में शेयर वारंटर को सरेंडर कर दे कंपनी को, यानी कि रिटर्न कर दे कंपनी को शेयर वारंट को, तो उसका नाम क्या कंपनी के रजिस्टर में डाल दिया जाएगा, फिर से वो कंपनी का मेंबर है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है मेंबरशिप बाय लोन। इसमें एक पर्सन गिव ए लोन टू द कंपनी अगेंस्ट शेयर, वो कंपनी को लोन दे सकता है शेयर्स के अगेंस्ट, देन उसका कंपनी क्या करती है उसका नाम रजिस्टर में डाल लेगी और वो पर्सन क्या है कंपनी का मेंबर है वो बन जाएगा। तो ये हमारा मेथड था जिसके थ्रू क्या है मेंबरशिप अपने को मिलती है। मेंबर के ऊपर साइन करें, मेमोरेंडम के ऊपर साइन करें, एप्लीकेशन दें और शेयर्स को अलॉटमेंट करें, या कोई क्वालिफिकेशन जिसको परचेज करें या ट्रांसफर करने जिसका नाम रजिस्टर में डलवाना होता है, उसके थ्रू ट्रांसमिशन के अंदर के एक पर्सन है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो रिटर्न में दे दिया, उसके किसी भी चीज़ से अपने को लगे कि ठीक है मेंबर बनना चाहता है तो बन सकता है। ऐसे होल्डिंग आउट और डॉक्ट्राइन के अंदर है कि वो पर्सन अगर जाते हैं वो रिटर्न में दें, अगर बाई मिस्टेक कंपनी से बाई मिस्टेक नाम है वो रजिस्टर में डाला गया है, अगर वो पर्सन चाहता है तो वो रिटर्न में दे देगा ठीक है कि मैं बनना चाहता हूँ, अदरवाइज पर्सन का कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। शेयर वारंटर को सरेंडर कर दे एक लॉफुल मैनर्स के अंदर, और कंपनी का आर्टिकल भी परमिट करता है कि कोई पर्सन है वो शेयर वारंट को सरेंडर कर सकता है, तो उसके बाद वो मेंबर बन सकता है। और कोई किसी ने कंपनी को लोन दिया है शेयर्स के अगेंस्ट में तो वो कंपनी का मेंबर। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। ये तो था कि मेंबरशिप लें कैसे, ठीक है। अब कोई चीज़ है वो उसको मेंबरशिप को ले रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है वो टर्मिनेट भी होगा, उसका भी ऑप्शन होता है ना कि ठीक है मैं ना चाहूँ कंपनी का मेंबर रहना, या कंपनी ना चाहे मुझे मेंबर रखना, दोनों ही केस के अंदर बातें हो सकती हैं। तो उस केस में क्या होगा कि टर्मिनेट हो मेंबरशिप, पहले वाला हमने किया था वे ऑफ एक्वायरिंग की मेंबरशिप लें क्या, तो अब उसके बाद हम करते हैं कि इसको टर्मिनेट कैसे करें, ठीक है। तो टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप के अंदर क्या होता है, कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कोई भी शेयर होल्डर है, ठीक है, उसने अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। मैंने कंपनी के शेयर परचेज किए थे, ठीक है, और मैंने क्या करा दूसरे पर्सन को शेयर अपने ट्रांसफर कर दिए, और मैंने कंपनी को नोटिस दे दिया कि ठीक है मैंने अपने शेयर हैं वो यहाँ इसको ट्रांसफर कर दिया, उसकी सारी डिटेल है वो कंपनी ने अपने रजिस्टर में डाल दी है, तो मैंने शेयर उसको दे दिए हैं, कंपनी ने उसका नाम रजिस्टर में डाल दिया, तो नॉर्मल सी बात है कि मेरा नाम वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, तो मेरी मेंबरशिप वहाँ से क्या है टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। बट इफ द कंपनी इज बाउंड अप विद इन ईयर, अगर मतलब क्या होता है उस केस में, ठीक है, आज की डेट में सपोज मैंने क्या है ना कि मैं शेयर को ट्रांसफर कर दिया, उसका नाम डलवा दिया और ठीक है मेरा नाम डिडक्ट हो गया, बट विद इन द 1 ईयर
1 साल के अंदर कंपनी वाउंड अप हो जाए तो वहां पे जो लाइबल हो ना, वो फिर जो मतलब मैं लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटी होगी वहां पे। जो पर्सन जिसको मैंने अब ट्रांसफर किए हैं वो पर्सन क्या है, इसके लिए लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ये टर्म्स तुम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो। फोरफीचर ऑफ शेयर, शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, ठीक है, तो वो क्या होता है फॉरफिट ऑफ शेयर? जब कोई पर्सन कॉल देने का डिफॉल्ट कर जाए, ठीक है, यानी कि शेयर्स हैं उसकी कॉल बनाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉल, ठीक है, कॉल्स के अंदर क्या है, हम पेमेंट मंगवाएंगे आपको, उतनी उतनी करके पेमेंट है वो ले आए। बट कि एक पर्सन ने क्या करा है, फर्स्ट कॉल दे दी, सेकंड थर्ड नहीं दी, थर्ड नहीं दी, इसी ने फर्स्ट सेकंड दी, थर्ड नहीं दी, तो वहां पे कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है कि जिसने जो नॉन पेमेंट नहीं किया, उसने डिफॉल्ट किया है, तो उसको पेनल्टी लगेगी ना कि उसने कॉल नहीं दी। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, जितनी उसकी कॉल आई हुई है उसको फॉरफिट कर लेगी, यानी कि अपने पास है वो जमा कर लेगी उसका पैसा, और उसकी जो मेंबरशिप है शेयर होल्डर्स खत्म टर्मिनेट कर देगा वहाँ पे। जिसने पेमेंट है वो नहीं की डिफॉल्ट किया है तो उसको क्या है, मेंबर्स का नाम है वो रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा, उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी, उसकी जितनी भी अमाउंट है उसको फॉरफिट जब्त कर लिया जाएगा और उसको मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है वैलिड सरेंडर ऑफ शेयर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ना, वैलिड सरेंडर ऑफ शेयर की कोई सी पर्सन ने वॉलेंटरली अपनी इच्छा के अनुसार कंपनी को शेयर रिटर्न करना चाहता हो वो, ठीक है, वॉलेंटरली से सरेंडर कर दी। सरेंडर का मतलब, सरेंडर से क्या, कंपनी की जो कैपिटल है वो तो रिड्यूस होगी ऑब्वियसली, किसी ने शेयर है वापस किए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि उस टाइम अगर कंपनी का आर्टिकल ऑथराइज करता है कि ठीक है कंपनी है वो जो कोई भी पर्सन शेयर को सरेंडर करता है उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा आर्टिकल परमिट देता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो कोई शेयर किसी ने पर्सन ने शेयर परचेज कर रखे थे, उसने सरेंडर कर दिए, वापस कर दिए कंपनी को, तो उस केस में कंपनी उसका नाम है वो रिमूव कर देगी रजिस्टर से, और वो पर्सन क्या है, उसकी मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट है डेथ ऑफ मेंबर्स। अब किसी पर कोई शेयर होल्डर था, उसकी डेथ हो गई, जिस पर्सन की डेथ होगी नॉर्मल सी बात है कि वो उस दुनिया में ही नहीं रहा, तो वो मेंबर कैसे रहेगा। तो उसकी अगर डेथ हो जाती है तो वो पर्सन क्या है कि उसकी तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, उसको जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ पे क्या है कंपनी का मेंबर बनना चाहेगा, वो अपने कंडीशन ऊपर की थी उसी के हिसाब से वो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो करेगा, लेकिन जिस पर्सन की डेथ हो गई है उसकी मेंबरशिप तो टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। इंसॉल्वेंट हो जाए कोई पर्सन है, अगर उसका ऑफिशियल रिसीवर है वो ऑथोराइज है उसके लिए और कंपनी का आर्टिकल परमिशन देता है कंटिन्यू करने के लिए, तभी कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज कंपनी किसी पर्सन के इंसॉल्वेंट होने पे उसकी मेंबरशिप है वो खत्म कर देती है, टर्मिनेट हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या खत्म हो जाएगी, आर्टिकल परमिशन दे तो अलग बात है, अदरवाइज इंसॉल्वेंसी के बाद मेंबरशिप है वो खत्म हो जाती है, टर्मिनेट कर दी जाती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ऑफ लेन। In the case of company hold the right of lien on the share of any member। ठीक है, कि उसने किसी मेंबर के पास राइट ऑफ लेन का है, राइट है, ठीक है, लेन ऑफ शेयर का, तो राइट टू सेल ऑफ शेयर, तो प्रोविजन के अकॉर्डिंग द आर्टिकल द मेंबर ऑफ शेयर होल्डर टर्मिनेट व्हेन द नेम ऑफ बायर ऑफ सच शेयर इज एंटर इन द कंपनी। ऑब्वियस ही बात है कि ठीक है मैं इस पर्पज के लिए ले रहा हूँ कि मुझे फर्दर आगे सेल ही करने हैं शेयर, तो ठीक है मैं होल्डर हूँ और जिस पर्सन ने मेरे से शेयर को परचेज किया है तो वो पर्सन क्या है, बायर हो गया शेयर का, तो उसका नाम एंटर कर दिया जाएगा, नॉर्मल सी बात है। वहाँ पे जिस पर्सन ने सेल पर्पज के लिए लिया तो उसका नाम नहीं होगा मेंबर्स में, उसकी मेंबरशिप तो शेयर जैसे शेयर आगे वाले को दी, एक बार डिटेल तो होती है कि ठीक है इस पर्सन ने इतने शेयर लिए हैं, ठीक है, और उसके बाद मैंने आगे फर्दर सेल कर दिए हूँ, तो वहाँ पे मेरी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, जिस पर्सन ने मेरे से बाय किया उसकी मेंबरशिप वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है डिक्री ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट के आगे तो किसी की भी नहीं चलती, किसी भी केस के हिसाब से अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इस पर्सन की मेंबरशिप अब टर्मिनेट कर दी जाए, तो वहाँ पे कोर्ट है वो किसी भी कंडीशन के हिसाब से कोई भी डिफॉल्ट पाया गया और कोई भी केस हो जाए तो उस केस में क्या है उसकी मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर हैं वो अगर रिडीमेबल हमने इशू किए हैं, बस जनरली अब जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं अगर कोई कंपनी इशू करती है तो वो 20 ईयर्स का क्राइटेरिया रख दिया गया है, रिडीमेबल ही होते हैं। रिडीमेबल अगर प्रेफरेंस शेयर है इशू किए हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा कि इसका रिडम्पशन टाइम है वो खत्म हो गया, सपोज हमने 10 ईयर के लिए इशू किया था, 10 ईयर खत्म हो गया तो जैसे रिडम्पशन हो गया, खत्म हो गया टाइम पीरियड, तो वहाँ पे उसकी मेंबरशिप है वो नॉर्मल सी बात है कि वो टर्मिनेट हो जाएगी, तो उस केस में मेंबरशिप है वो खत्म हो जाती है। वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, जब कंपनी ही नहीं रहेगी तो मेंबर किसके रहेंगे हम,
तो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इस केस के अंदर क्या होगा, कंपनी ही बंद हो गई है तो वहाँ पे क्या होगा कि मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन आप थोड़ा जब वाइंडिंग अप करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल करेंगे। मेंबर हैं वो कॉन्ट्रीब्यूटर की तरह थर्ड पार्टी को लाइबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना ही करें काफ़ी है, क्योंकि जब वाइंडिंग अप वाला करेंगे तब इसकी पूरी डिटेल हम करेंगे। तो ये हमारे केसेस थे जिसके अंदर क्या है, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, जिससे मेंबरशिप अब खत्म हो जाती है, किसी को शेयर ट्रांसफर कर दिए हो या कोई कॉल पे नहीं किया तो कंपनी फॉरफिट कर लेगी, मेंबरशिप खत्म कर देगी। किसी ने शेयर को सरेंडर कर दिया हो तो उसके वो भी वैलिड और लीगली कंपनी का आर्टिकल परमिशन देता हो, उसने एक लीगल तरीके से किया हो, तो उस केस के अंदर उसकी मेंबरशिप अब खत्म हो जाएगी। किसी पर्सन की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, उस केस में उसकी मेंबरशिप अब खत्म हो जाती है। किसी का कोई पर्सन आगे फर्दर सेल कर दे उस केस में क्या उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। कोर्ट के थ्रू कोई भी कोर्ट ने उसका कोई ऑर्डर आ जाए तो उस केस में मेंबरशिप अब टर्मिनेट हो जाती है। प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं और वो रिडीम हो गए हैं तो उस केस में मेंबरशिप है वो उसकी खत्म हो जाएगी, उनकी टाइम पीरियड ओवर हो चुका है। और बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी वाइंड अप हो जाए तो मेंबरशिप ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी, उनकी कंपनी ही बंद हो गई, मेंबर्स किसके रहेंगे। होप्स सो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स हमने ये बनाया बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की कंपनी लॉ का टॉपिक है। और ये इसमें आज हमने जस्ट ये किया था मेंबर्स क्या है, ठीक है, और कैसे हम मेंबरशिप लें, कौन कौन मेंबर शेयर होल्डर कौन कौन होता है, कैसे मेंबरशिप लें, कौन मेंबर बन सकता है, और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप का क्या होता है, ये हमने किया। और बाकी जो नेक्स्ट है इसके राइट्स एंड लायबिलिटी के थोड़ा पेंडिंग जो जितना रह गया है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि इसको 2 पार्ट्स हमें बनाने पड़े, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाता है उस चक्कर में। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कहीं ना बीकॉम का उनके भी जो लॉकडाउन की वजह से बच्चे कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं तो वो पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, तो क्यों ना उनको एज ए क्लासरूम की तरह एक बुक में से ही उसी तरीके से ही पढ़ाया जाए, ये थोड़ी कोशिश की है हमने। आपको कैसा लगे ये भी बताना। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।